friends, so today we discuss cholesterol biosynthesis. कोलेस्ट्रॉल एक 27 कार्बन नंबर का एक कंपाउंड है जो कि बहुत सी प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इस वीडियो में आज हम बहुत ही इजी तरीके से कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कोलेस्ट्रॉल का जो बायोसिंथेटिक पाथवे है वो सबसे पहले सर जॉन कॉनफोर्ड एंड वाल्डिमीर प्रिलॉग ने डिस्कवर किया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1975 में। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस लीवर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज एंड इंटेस्टाइन में होती है। इसका जो पाथवे है वो कुछ पार्ट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में होता है। ये कई स्टेजेस में होता है, तो इसके मेनली 5 स्टेजेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कैसे लीवर तक पहुंचता है या फिर हमारी बॉडी में कहाँ पर कोलेस्ट्रॉल किससे मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो हम डाइट में लेते हैं, कोई भी फैट या लिपिड लेते हैं, तो आफ्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन काइलोमैक्रोन में कन्वर्ट होता है और काइलोमैक्रोन में टीजी एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करता है 95% ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टू लीवर, बट 5% कोलेस्ट्रॉल को भी लीवर को ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा लीवर में डीनोवो सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल की। एंड लास्ट जो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज है लाइक एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटन मसल, वहां से भी कोलेस्ट्रॉल लीवर तक आता है थ्रू द एचडीएल। उसके बाद जब लीवर में कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है तो ये फॉर्म करता है बाइल एसिड को, जो कि लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्मेशन को, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सिक्रीशन एज अ वीएलडीएल। तो कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल के फॉर्म में देन जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं उन तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन एंड अदर वर्क। तो इस तरह से लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, पहुंचता है और उसका यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेटिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कई स्टेजेस में होता है। सो नाउ वी डिस्कस स्टेजेस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले तो कंडेंसेशन होता है 3 एसिटिल CoA का और फॉर्म करता है मेवलानेट। देन मेवलेट एक्टिवेटेड आइसोप्रिनॉइड यूनिट को बनाता है। एंड थर्ड स्टेप है कि आइसोप्रिनॉइड स्क्वालेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन स्क्वालेनिन से फॉर्म होता है लैनोस्टेरॉल एंड देन लैनोस्टेरॉल से फॉर्म होता है 27 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल। लैनोस्टेरॉल 30 कार्बन का होता है एंड कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का होता है। इस तरह से हम एसिटिल CoA, HMG CoA, मेवलानेट, आइसोप्रिनॉइड, स्क्वालिन एंड लैनोस्ट्रेन एंड लास्ट में कोलेस्ट्रॉल, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है कंडेंसेशन ऑफ 3 एसिटिल CoA टू फॉर्म मेवलानेट। तो जो 27 कार्बन कोलेस्ट्रॉल होता है ये फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल CoA है वो कंडेंस होकर एसिटो एसिटिल CoA बनाते हैं बाय द कैटालिसिस ऑफ द एंजाइम थायोलेज, जिसको एसिटो एसिटिल CoA सिंथेज एंजाइम भी कहते हैं। तो सबसे पहले एसिटिल CoA, 2 एसिटिल CoA मिलेंगे एंड एसिटो एसिटिल CoA को फॉर्म करेंगे। और इस एंजाइम कौन सा होता है? एसिटो एसिटिल CoA सिंथेज, जिसमें एक CoA निकल जाएगा। उसके बाद फिर जो थर्ड एसिटिल CoA है वो थर्ड एसिटिल CoA एसिटो एसिटिल CoA के साथ कंडेंस होकर बनाएगा HMG CoA in the presence of the enzyme हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA सिंथेज, जिसको HMG CoA सिंथेज भी कहते हैं और उससे हमारा बनेगा HMG CoA। तो अब जो एसिटो एसिटिल CoA है तो थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल CoA, पहला और दूसरा ये था, तीसरा यहाँ पे एसिटो एसिटिल CoA के साथ कंडेंस होके फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल CoA, जिसको HMG CoA कहते हैं और एंजाइम होता है HMG CoA सिंथेज। उसके बाद अब HMG CoA जो बना है वो NADPH के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है मेवलानेट में
और एंजाइम होता है HMG CoA रिडक्टेज, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। तो अब HMG CoA कन्वर्ट हो जाएगा मेवलोनेट में बाय द एक्टिविटी ऑफ द HMG CoA रिडक्टेज, और यहाँ पर 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट होता है, जिसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल CoA 1, 2, 3 मिलकर बनाते हैं HMG CoA को एंड देन फॉर्म करते हैं मेवलोनेट को। सेकेंड स्टेप है कि मेवलोनेट कन्वर्ट होगा आइसोप्रेनाइट यूनिट में। मेवलोनेट पे फॉस्फोराइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, जिससे फॉर्म होता है आइसोप्रेनिन यूनिट, जो कि 5 कार्बन का होता है। मेवलोनेट पे पहला ATP जुड़ेगा, जिससे बनेगा फॉस्फोमेवलोनेट, देन सेकेंड ATP जुड़ने से पायरोफॉस्फोमेवलोनेट एंड थर्ड ATP के जुड़ने से 3-फॉस्फो-5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम स्टेप्स को देखते हैं। मेवलोनेट में सबसे पहले पहली ATP जुड़ेगी, जिससे बनेगा फॉस्फोमेवलोनेट, देन सेकेंड ATP ऐड होने से पायरोफॉस्फोमेवलोनेट एंड थर्ड ATP जुड़ने से बनेगा 3-फॉस्फो-5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट। यहाँ पे जितने भी एंजाइम होंगे सब काइनेजेस होंगे। देन 3-फॉस्फो-5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट कन्वर्ट हो जाएगा आइसोप्रेनिन पायरोफॉस्फेट में थ्रू द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर 6 कार्बन का पायरोफॉस्फोमेवलोनेट कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन के आइसोपेनिटोनिन पायरोफॉस्फेट, जिसको आइसोप्रेनिन यूनिट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन डीकार्बोक्सिलेट के थ्रू निकल चुका है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ द 6 आइसोप्रेनाइल यूनिट टू द सेक्वालिन। तो आइसोप्रेनिन जो बना था वो 5 कार्बन का बना था, तो उसको 6 आइसोप्रेनाइल यूनिट को कंडेंस करके सेक्वालिन जो कि 30 कार्बन का होता है वो फॉर्म होता है। तो 6 आइसोप्रेनिन कंडेंस टू यील्ड द सेक्वालिन 30 कार्बन। तो सबसे पहले आइसोपेनिटीन पायरोफॉस्फेट आइसोमेराइज हो जाता है इनटू द डाइमिथाइल एलील पायरोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का होता है। देन नेक्स्ट इस डाइमिथाइल एलील पायरोफॉस्फेट के साथ एक IPP आकर कंडेंस होती है, जिससे बनता है 10 कार्बन का ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड यूनिट है आइसोपेनिटिल पायरोफॉस्फेट, जिसको आइसोप्रेनिन यूनिट कहते हैं। वो डाइमिथाइल एलील पायरोफॉस्फेट के साथ मिलकर बनाएगा ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि 10 कार्बन का है। देन इस ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ नेक्स्ट IPP कंडेंस हो जाएगा और बनाएगा 15 कार्बन का फ्रेनेसिल पायरोफॉस्फेट, जिसको FPP कहते हैं। तो इस तरह से ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट जो कि 10 कार्बन का है वो कन्वर्ट हो जाएगा 15 कार्बन के फ्रेनेसिल पायरोफॉस्फेट में। नेक्स्ट एक अलग से फ्रेनेसिल पायरोफॉस्फेट इस फ्रेनेसिल पायरोफॉस्फेट के साथ कंडेंस होकर प्रोड्यूस करेगा 30 कार्बन का सेक्वालिन। तो यहाँ पर एक फेनेसिल पायरोफॉस्फेट इस 15 कार्बन के फेनेसिल पायरोफॉस्फेट से ऐड होकर फॉर्म करता है सेक्वालिन, जो कि 30 कार्बन का होता है। इस तरह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है साइक्लाइजेशन ऑफ द सेक्वालिन टू फॉर्म लैनोस्टेरॉल। तो यहाँ पे एपॉक्साइडेज एंड साइक्लेज 2 एंजाइम काम करते हैं, जो कि सबसे पहले सेक्वालिन को कन्वर्ट करते हैं सेक्वालिन एपॉक्साइड में, और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और NADPH रिक्वायरमेंट होती है। एंड नेक्स्ट साइक्लेज एंजाइम जो कि सेक्वालिन को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करके 30 कार्बन का लैनोस्टेरॉल फॉर्म करते हैं। लैनोस्टेरॉल स्टेरॉइड कंपाउंड है, जो कि इस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का पहला स्टेरॉइड कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्वालिन कन्वर्ट होता है लैनोस्टेरॉल में इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द NADPH एंड ऑक्सीजन। एंजाइम होते हैं एपॉक्साइडेज एंड साइक्लेज। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लैनोस्टेरॉल। तो लैनोस्टेरॉल से 27 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसमें 19 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जिसके कुछ इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, जैसे डिसमेथाइल लैनोस्टेरॉल, जाइमोस्टेरॉल, कोलेस्टाइरिनॉल एंड डेमोस्टेरॉल, और लास्ट में बनता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि फाइनली कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में।
जो लेनोस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जब लेनोस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है तो वहां पे कुछ रिएक्शंस होती हैं और 30 कार्बन जो है वो 27 कार्बन में कन्वर्ट होता है। 30 कार्बन का लेनोस्ट्रॉल 27 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग द कार्बन एटम्स, तो ये देखिए यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ये लेनोस्ट्रॉल का है एंड देन ये कोलेस्ट्रॉल का है। तो अगर हम बात करें तो 30 कार्बन का जो लेनोस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर रिड्यूस हो जाते हैं जब लेनोस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। देन जो मिथाइल ग्रुप्स है C4 से, यहाँ पे देखिए तो ये C4 है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप रिमूव होता है और C14 जो कि यहाँ पर है, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप रिमूव होता है और फॉर्म करता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 5 पर। एंड नेक्स्ट रिडक्शन इन द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन C25 एंड C24 एंड C25। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो रिड्यूस होकर कोलेस्ट्रॉल में नहीं रह जाता है। इस तरह से लेनोस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है। तो इस तरह से अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले एसिटिल कोए, 3 एसिटिल कोए मिलकर, सबसे पहले 2 एसिटिल कोए मिलेंगे और फॉर्म करेंगे एसिटो एसिटिल कोए को। देन इससे 3rd एसिटिल कोए मिलकर बनेगा HMG कोए। तो HMG कोए देन कन्वर्ट होता है मेवलोनेट में। देन यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने की वजह से फॉर्म होता है आइसोप्रेनॉइड। आइसोप्रेनॉइड की 6 यूनिट मिलकर आइसोप्रेनॉइड सबसे पहले ग्रेनाइल एंड फ्रेनेसाइल में कन्वर्ट हो जाता है एंड इस तरह से उसकी 6 यूनिट कंडेंस होके बनाएंगी सेक्वालिन जो कि 30 कार्बन का कंपाउंड होता है। और ये पहला 30 कार्बन का कंपाउंड है जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में फॉर्म होता है। देन इसका साइक्लाइजेशन होगा तो ये बनेगा लेनोस्ट्रॉल और लेनोस्ट्रॉल 30 कार्बन से कन्वर्ट होगा देन 27 कार्बन के कोलेस्ट्रॉल में, जिसमें कुछ डबल बॉन्ड्स, मिथाइल और कार्बन नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। इस तरह से हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में मेनली NADPH की रिक्वायरमेंट होती है और ATP की मेनली 3 ATPs रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रिएक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। और ये 3 ATPs कहाँ यूज होती है? जब मेवलोनेट आइसोप्रेनाइल यूनिट में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रही थी, तो वहाँ पे 3 ATPs की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे देखिए यहाँ 3 ATPs एंड मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट्स है। नाउ वी डिस्कस रेगुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। सो जो HMG कोए रिडक्टेज है जो कि मेनली HMG कोए को मेलवनेट में कन्वर्ट कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ द NADPH। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है और इसी के कंट्रोल करके हम कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, या तो कम कर सकते हैं या तो ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इसी एंजाइम को रेगुलेट करते हैं फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो भी HMG कोए रिडक्टेज को ही टारगेट करती हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरकोलेस्ट्रेलेमिया। सो First we discuss regulation of cholesterol biosynthesis by gene expression। तो जो मेन एंजाइम था कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का HMG कोए रिडक्टेज, उसको एक्सप्रेस होना है या नहीं होना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ पर है। अगर ये न्यूक्लियस तक पहुंच गया और उसने एक स्पेसिफिक साइट पर DNA के बाइंड हो गया तब तो उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा जिससे HMG कोए रिडक्टेज बनेगा और ये कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कराएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये न्यूक्लियस तक ना पहुंच पाए तो HMG कोए रिडक्टेज का जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो इस तरह से रेगुलेट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का। SRBP क्या होता है? ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्कैप प्रोटीन होता है जिसको SRBP क्लीवेज
एक्टिवेटिंग प्रोटीन कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बाइंड कर जाता है जब भी हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल इस कैप से बाइंड कर जाएगा तो वो क्या करता है, कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर देता है इस कैप प्रोटीन में। अब अगर SRBP को न्यूक्लियस में जाना है तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा इस कैप प्रोटीन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल ने इस कैप प्रोटीन के ऊपर कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज करा दिया है। तो अब क्या होता है कि इस कैप और SRBP का कॉम्प्लेक्स तो बनता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ एक इंसिक प्रोटीन होता है जो कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है और इस कैप और SRBP की कॉम्प्लेक्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर नहीं जाने देता। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैप SRBP कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा तो उसका जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। इस तरह से जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो HMG-CoA रिडक्टेज का जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसे इंसिक प्रोटीन ने रोक रखा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में, देखिए यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर देखिए SRBP प्रोटीन है जिससे इस कैप, अब SRBP और इस कैप कॉम्प्लेक्स जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल आ जाए, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो इस कैप प्रोटीन के एक साइड पे जाकर ये ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसिक प्रोटीन भी आकर इस कॉम्प्लेक्स से ऐड हो जाएगी और इंसिक प्रोटीन एस कैप और SRBP कॉम्प्लेक्स को बाहर नहीं जाने देगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और कोई भी जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इंसिक प्रोटीन इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैप SRBP प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंसिक प्रोटीन कंट्रोल करती है कैप SRBP ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट है, जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होता है, लेवल लो होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल वहां होगा नहीं, तो वो इस कैप से बाइंड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से SRBP और इस कैप कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में जब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो वहां पे SRBP पर कुछ डोमेन होता है, स्पेसिफिक डोमेन होता है जो कि DNA से बाइंड करना होता है। तो क्या करते हैं, वहां पे कुछ 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है जो कि वो स्पेसिफिक DNA को कट, स्पेसिफिक जो साइट है वहां पे कट करते हैं ताकि वही सिग्नल जाए जो जरूरी है DNA से बाइंड होने के लिए। तो वहां पे प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है जो रिलीज करता है एंड टर्मिनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन को। इसी डोमेन को हम सिग्नल भी कह सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करेगा। तो गोल्जी मेम्ब्रेन में ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से वो फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन बनता है एंड देन ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रेवल करेगा न्यूक्लियस एंड बाइंड करता है एस्ट्रॉल रेगुलेटरी एलिमेंट ऑफ DNA में। DNA में एक साइट होती है जिसको एस्ट्रॉल रेगुलेटरी एलिमेंट कहते हैं, वहां पे ये डोमेन जाकर देन बाइंड हो जाएगा और फिर इनहेंस करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द HMG-CoA रिडक्टेज जीन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो क्या होगा, इस कैप में कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो नहीं पाएगा। तो वहां से अगर कॉन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा तो इंसिक प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स से आके ऐड नहीं होगा। इस तरह से इस कैप और SRBP का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाएगा गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में जो SRBP है उसका जो एक स्पेसिफिक साइट डोमेन है जो कि न्यूक्लियस में एंटर करेगा, वहां पे देखिए यहाँ पे सीजर का साइन है, सीजर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कट लगा रहा है वो स्पेसिफिक डोमेन पे जो कि न्यूक्लियस में एंटर करेगा। देन यही एंटर करता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने के बाद SRE एलिमेंट होता है, वहां पे ये स्पेसिफिक जाके बाइंड कर जाएगा और HMG-CoA रिडक्टेज का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इनहांस होगी। Now we discuss second regulation of the cholesterol biosynthesis by the proteolytic degradation of HMG-CoA reductase.
तो HMG CoA reductase कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोटोलिटिक डिग्रेडेशन, जहाँ पे क्या होता है कि HMG CoA reductase में एक डोमेन होता है जिसको स्टेरॉल सेंसिक रीजन कहते हैं। वहां पर कुछ प्रोटीन आकर ऐड हो जाते हैं HMG CoA reductase पे और उसका प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन करा देते हैं जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है बॉडी में। तो as level of cholesterol increases in the cell, this cause a change in the oligomerization state of the membrane domain of HMG CoA reductase, which is more susceptible for the proteolysis. तो जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो HMG CoA reductase में कुछ oligomerization चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो उसकी प्रोटोलिसिस हो जाती है और इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को। अगर ये डिग्रेडेशन नहीं होगा तो लगातार कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी जो कि डिसीजेस को कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए HMG रिडक्टेज एंजाइम है, उसके जो एक प्रोटीन है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल आकर ऐड हो जाएगा तो उसके साथ साथ इंसिक प्रोटीन भी ऐड आकर इसका डिग्रेडेशन करा देती है। डिग्रेडेशन हो जाएगा जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी सिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगी जब भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा बॉडी में, क्योंकि ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसकी हमें सिंथेसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पे HMG जो एंजाइम है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो HMG CoA रिडक्टेज पे इंसिक प्रोटीन आकर बाइंड कर जाएगी। कहाँ पे बाइंड करेगी? HMG CoA रिडक्टेज पे जो स्टेरॉल सेंसिंग रीजन है वहां पे बाइंड करेगी और वहां पे क्या करेगी, HMG CoA रिडक्टेज में कुछ चेंज कर देगी, ओलिगोमेराइजेशन कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे प्रोटियोलिसिस एंड डिग्रेडेशन हो जाएगा HMG CoA रिडक्टेज का। ये था सेकेंड टाइप ऑफ रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल। एंड थर्ड है रेगुलेशन बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंड हार्मोन्स। तो जो HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम है वो एक्टिवेट रहता है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। तो जो इंसुलिन होता है वो इंक्रीज करता है HMG CoA रिडक्टेज की और फॉस्फेटेज को ये एक्टिवेट करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और फॉस्फेटेज क्या करते हैं, वो फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करते हैं। तो अगर फॉस्फेटेज रिमूव रहेगा तो HMG CoA रिडक्टेज एक्टिव रहेगा क्योंकि ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव रहता है। उसके अलावा HMG CoA रिडक्टेज इनएक्टिव रहता है फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, जिसको एक्टिवेट इनहेंस किया जाता है बाय द ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन HMG CoA रिडक्टेज को एक तरह से इनहिबिट करने का काम करता है और इंसुलिन HMG CoA रिडक्टेज को एक्टिवेट करने का काम करता है। So increased level of intercellular sterol may also increase phosphorylation of the HMG CoA reductase. तो अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल खुद भी HMG CoA reductase को इनहिबिट कर देता है थ्रू द फॉस्फोराइलेशन। इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं या फीडबैक सुप्रेशन भी कहते हैं कि जो बायोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ही जाकर मेन रेट लिमिटिंग एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो HMG CoA रिडक्टेज एक्टिव रहता है डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट में और इंसुलिन और इनएक्टिव रहता है फॉस्फोराइलेशन स्टेट में। इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट को एक्टिवेट करता है थ्रू द प्रोटीन फॉस्फेटेज एंड ग्लूकागॉन फॉस्फोराइलेशन स्टेट को बनाए रखता है और इनएक्टिव करता है HMG CoA रिडक्टेज को। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी HMG CoA रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा तो ये खुद जाकर HMG CoA रिडक्टेज को इनएक्टिवेट करेगा। मेवलेवनेट भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी जाकर इनहिबिट करता है HMG CoA रिडक्टेज को। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का रेगुलेशन किया जाता है। जब भी ATP लेवल लो रहता है तो ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकते हैं और जब भी ATP लेवल हाई रहता है तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करते हैं। जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये भी क्या करता है, HMG CoA रिडक्टेज को इनएक्टिवेट करता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे लाइक स्टेटिन, तो ये भी क्या करती हैं, HMG CoA रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं और इन स्टेटिन ड्रग्स का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरकोलेस्टेरेमिया। तो जब भी किसी पेशेंट को हाइपरकोलेस्टेरेमिया है, उसकी बॉडी में
बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो वहाँ पे स्टेटिन ड्रग यूज़ की जाती है ताकि वो HMG को रिडक्टेज को रोक दे और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ना हो पाए. That these drugs are used to decrease the serum cholesterol level in patient having elevated serum cholesterol concentration. तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रेगुलेट किया जाता है थ्रू द जीन एक्सप्रेशन, थ्रू द प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन, थ्रू द हार्मोनल रेगुलेशन एंड थ्रू द कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंड थ्रू द ड्रग्स. इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस को रेगुलेशन होता है. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, अब सब कुछ हो गया, सिंथेसिस हो गया, रेगुलेट हो गया. अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू द इंटेस्टाइन फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू. तो यहाँ पे तीन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम इंटेस्टाइन जो कि काइलोमैक्रोन के थ्रू होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू द पेरिफेरल टिश्यू जो कि VLDL से होता है. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू द लीवर जो कि HDL से होता है. तो ये तीनों अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस मैंने बना रखी हैं. काइलोमैक्रोन मेटाबॉलिज्म, VLDL LDL मेटाबॉलिज्म एंड HDL मेटाबॉलिज्म. तीनों ही वीडियोस मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही अंदर खत्म हो चुकी हैं. तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन का जो कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाता है, साथ ही साथ लिपोप्रोटीन्स का. ये सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक द स्टेरॉयड हार्मोन. तो कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होता है स्टेरॉयड हार्मोन का. कौन कौन से स्टेरॉयड हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ये सब हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं. साथ ही साथ बाइल एसिड तो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, मिसेल फॉर्मेशन करता है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करता है. तो ये बाइल एसिड भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है. विटामिन डी, तो विटामिन डी भी डिराइव्ड होता है कोलेस्ट्रॉल से जो कि इसेंशियल होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए. तो इस तरह से हमने कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फंक्शन को डिस्कस कर लिया है. अगर आप मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें. मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट करती हूँ तो आप जाकर उस क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. शॉर्ट्स पर मैं 100 डेज का MCQs चैलेंज लेकर आई हूँ जिसमें मैं रोज MCQs डालती हूँ, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं. और साथ ही साथ में लिपिड मेटाबॉलिज्म के ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उनको वीडियोस डाल चुकी हूँ. नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाली हूँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. और नर्सिंग के या जितने भी लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है नर्सिंग की, वो भी आप विजिट कर सकते हैं. थैंक यू.